नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और अब बात कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक में चंद घंटे बाद चुनाव प्रचार का शोर शांत हो जाएगा। कर्नाटक में सबसे ज्यादा बीजेपी की साख दांव पर लगी है। बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कर्नाटक में अभी तक क्या क्या हुआ, सारे दलों की कैसी तैयारी है, इसकी पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। जहरीला सांप, आतंकी प्रवृत्ति, बजरंग दल भी गूंजा, बजरंग बली भी गूंज रहे हैं। केरला स्टोरी का मुद्दा भी छाया रहा तो यहां तक कहा गया कि अगर हिंदुओं के खिलाफ बोला तो गोली मार दी जाएगी। मुसलमानों का 4% आरक्षण का मुद्दा भी गर्म रहा तो हिजाब और मंदिर मस्जिद भी छाया रहा। जिसे जैसा मौका मिला, कर्नाटक के चुनाव में सबने अपनी सुविधानुसार पिच तैयार कर ली। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक एक हाल के दिनों में अकेला वाहिद राज्य है जहां मुद्दों पर भी बात हुई है और जहां पब्लिक सेंटिमेंट्स की भी बात हुई है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां सबसे प्रभावी रूप से उतना नहीं हो पाया जितना महंगाई का उठा। और महंगाई को लेकर के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है और वो राज्य सरकार के लिए भी है और ऊपर भी जाती है। लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट का मामला भी वहाँ बहुत है। वहाँ लिंगायत वोकलिगा भी है, वहाँ धर्म भी है। भावनाएं वहाँ चाहे किसी भी स्तर की हो, लिंगायत को आहत करने की हो, वोकलिगा को आहत करने की हो या रीजन में रीजनल मुद्दों को उठाने की हो, वो सब वहाँ चलता है। मुद्दों से ज्यादा टिकट बांटा गया तो सिर्फ यही देखकर कि कौन लिंगायत समाज से है और कौन वोक्कालिगा समाज से। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर जेडीएस, सबका हाल एक ही जैसा। बीजेपी के कुल 30% उम्मीदवार लिंगायत समुदाय से हैं। बीजेपी ने लिंगायत समुदाय के 68 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। कर्नाटक में करीब 17% लोग लिंगायत समुदाय के हैं और बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाना चाहती है। जेडीएस ने सबसे ज्यादा 22% टिकट वोक्कालिगा समुदाय को दिया है। कांग्रेस ने 23% टिकट लिंगायत और 20% टिकट वोक्कालिगा को दिया है। कांग्रेस के 51 और जेडीएस के 23 उम्मीदवार लिंगायत समाज से हैं। वोक्कालिगा समुदाय से बीजेपी के 224 में से 42 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के 45 और जेडीएस के 37 उम्मीदवार हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पीएम की पार्टी बीजेपी ने कर्नाटक में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। कांग्रेस ने 13% मुस्लिम आबादी वाले कर्नाटक में 7% टिकट मुसलमानों को बांटा है। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को मालूम है। प्रधानमंत्री को भी कर्नाटक के भ्रष्टाचार के बारे में मालूम होगा। पहले प्रधानमंत्री जी, आप कर्नाटक को बताइए, आपने भ्रष्टाचार के बारे में क्या किया, क्या इंक्वायरी कराई, कितने लोगों को जेल में डाला। मुझे लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया और जो यहां भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। इसी कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के एक विधायक ने धमकी दे दी कि हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को गोली मार दी जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी के विधायक और उम्मीदवार बसवन गौड़ा पाटिल यत्नाल की धमकी सीधा वोटों का ध्रुवीकरण था। मैं आज शिवमोगा की इस धरती से पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को जहरीला सांप बताया तो वो भी एक चुनावी स्टंट ही था। मोदी अंद्रे ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ.
ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷಯ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। और कर्नाटक बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विषकन्या तक कह दिया। इसी कर्नाटक में दल बदल का खेल भी खूब चला। पूर्व मुख्यमंत्री तक बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए और जिस लिंगायत समाज का रहनुमा होने का बीजेपी दावा करती है, उसी लिंगायत समाज के बड़े नेता ने उसे टाटा बाय बाय बोल दिया। नाम है जगदीश शेट्टार। प्रधानमंत्री जी यहाँ आकर आतंकवादी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि यहाँ कर्नाटका में किसान आत्महत्या से आपको मालूम है कि हर रोज 5 किसान आत्महत्या से मर रहे हैं। यहाँ आतंक है तो महंगाई का आतंक है, बेरोजगारी का आतंक है। बीजेपी ने सत्ता विरोधी माहौल को खत्म करने के लिए मौजूदा 52 विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी ने पार्टी के संस्थापकों में से एक रहे पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार और पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी का भी टिकट काट दिया। नतीजा ये हुआ कि ये दोनों ही कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने भी कर्नाटक चुनाव से कुछ महीने पहले एक बड़ा दाव खेला था। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के बीदर जिले के रहने वाले हैं। बीदर कल्याण कर्नाटक का हिस्सा है, जहां कांग्रेस पहले से भी मजबूत रही है। खड़गे के रहने का फायदा कर्नाटक में ना मिले तो इसका तो कोई सवाल नहीं उठता। और सबसे अच्छी बात यह है कि खड़गे साहब ने चुनाव को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की है और वो बिल्कुल मुझे लगता है, मुझे ये कहने में भी संकोच है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर रखने की कोशिश की है। उन्होंने वहाँ के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला थे, तो रणदीप सुरजेवाला को कहा कि आप 2-2.5-3 महीने तक यहीं पर अपना इंतजाम कीजिए, मकान किराए पे लीजिए, रहिए। और रणदीप सुरजेवाला वहाँ रहे हैं। इसी तरीके से जितने विधानसभा क्षेत्र थे सब में एक एक इंचार्ज बना करके उसको काम की जिम्मेदारी दी है और वो वहाँ के सेंटिमेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इसलिए उनका फायदा होगा। कर्नाटक में विधानसभा की कुल 224 सीटें। 2018 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को 104 सीटें मिली, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटों पर जीत मिली। 2 सीट निर्दलियों के खाते में गई। पार्टी को कोई देश और कोई राष्ट्र के विषय से, समाज में कल्याण के विषय से कोई लेना देना नहीं है। वोट की राजनीति के खातिर हर कुछ करने को वो तैयार रहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि हम पीएफआई से बैन उठाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को अग्रेसिवली लिया तो उनके समझ में आ गया, तो वो अपना रास्ता बदलने लगे। सच्चाई है कि सिद्धारमैया ने 175 केसेस पीएफआई के वापस लिए और 1600 लोगों को जेल से छोड़ा है। तो ये 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये इस तरह की बातचीत करते हैं। उस वक्त जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चल पाई क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों के बागी होने की वजह से समीकरण बिगड़ गया और बाद में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। बीजेपी जब भी चुनाव जीतती है तो उसमें लिंगायत समाज की बड़ी भूमिका होती है। लिंगायत समुदाय जब जब भी बीजेपी के हाथ से फिसलता है, पार्टी चुनाव हार जाती है। इस बार भी बीजेपी ने लिंगायत समुदाय पर बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है और वो दांव है बीजेपी के सबसे ज्यादा लिंगायत उम्मीदवार। कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने आखिर सबसे ज्यादा लिंगायतों पर ही दाव क्यों खेला, तो इसके पीछे है साल 2018 का अनुभव। दरअसल साल 2018 में बीजेपी ने 25% से ज्यादा आबादी वाली 78 लिंगायत सीटों में से 37 सीटें जीती थी। 2018 में बीजेपी वोक्कालिगा की 44 सीटों में से सिर्फ 12 सीटें जीत पाई। 2018 में जेडीएस ने वोक्कालिगा की 44 में से करीब 37% वोटों के साथ 22 सीटें जीती थी।
वोक्कालिगा बहुल सीटों में सेंध लगाना बीजेपी के लिए चुनौती है। कर्नाटक में कई हिस्से ऐसे हैं जहां जाते जाते बीजेपी का लिंगायत फैक्टर कमजोर पड़ जाता है। शहरी इलाकों में बीजेपी ठीक ठाक करती आई है, लेकिन गांव की तरफ बढ़ते ही पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ऊपर से राहुल गांधी कर्नाटक के कई हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं। पूरे कर्नाटक को 6 हिस्सों में बांटा जाता है और हर हिस्से में अपने अपने हिसाब से मुद्दे हावी रहते हैं। कर्नाटक के इन 6 इलाकों का फैक्टर काफी महत्वपूर्ण होता है। पहला है कित्तूर कर्नाटक, जहां कुल 50 विधानसभा की सीटें हैं। इस इलाके में वीर शैव लिंगायत समुदाय बहुत निर्णायक है। बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, हावेरी, गडग, बागलकोट और उत्तर कन्नड़ जैसे 7 जिले इस इलाके में हैं, जहां बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में मानी जाती है। कल्याण कर्नाटक, जहां कुल 40 विधानसभा की सीटें हैं, ये कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता है। बीदर, कलबुर्गी, यादगीर, रायचूर, कोप्पल और विजयनगर जैसे 6 जिले हैं। इलाके में बीजेपी ने हिंदू मंदिरों को दरगाह में बदलने का आरोप लगाया और इसे चुनावी मुद्दा बना दिया है। इसी इलाके में योगी की सबसे ज्यादा रैली होने की खबर है। इसी इलाके में लिंगायत के संस्थापक कवि बशेश्वर का जन्म हुआ था। तीसरा है तटीय कर्नाटक, जहां कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं और 2 जिले हैं। इस इलाके में हिजाब विवाद, PFI बैन और मुसलमान आरक्षण सबसे जोर शोर से उठाया गया। कांग्रेस और जेडीएस का सबसे मजबूत इलाका। 2018 में यहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार इसी इलाके में सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्रचार किया है। लिंगायत और वोक्कालिगा की तरह इस इलाके में एक और समुदाय, बिल्लावा समुदाय एक्टिव है। चौथा है पुराना मैसूर, वोक्कालिगा की आबादी वाला सबसे बड़ा इलाका। कुल 67 विधानसभा की सीटें। जेडीएस का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है। मुसलमानों के 4% आरक्षण को खत्म करने का सबसे बड़ा असर इसी पुराने मैसूर इलाके में पड़ा। मैसूर, मंड्या, हासन, कोलार, चिक्काबल्लापुर, रामनगर, चामराजनगर और बेंगलुरु ग्रामीण समेत इस इलाके में कुल 8 जिले हैं। पांचवा है मध्य कर्नाटक, बीजेपी का सबसे मजबूत इलाका, जहां दावणगेरे, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और शिवमोगा जैसे कुल 4 जिले हैं। इस इलाके में विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं। BS येदियुरप्पा की इस इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है। 2018 में से इस इलाके की 20 विधानसभा सीटों में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। और छठा है बेंगलुरु शहर, जहां कुल 28 विधानसभा की सीटें हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर रहती है। 2018 में यहां कांग्रेस को 15 और बीजेपी को 10 सीटें मिली। खैर, चंद घंटों में प्रचार का शोर थमने जा रहा है। अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार और जहरीला सांप से लेकर बजरंगबली तक कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा काम कर रहा और हावी रहा, इसके लिए 13 मई तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।